एक बार अब्दुल के लिए बोल के दिखाओ। तो बोले किसी के खिलाफ आपके क्या? राम मंदिर तो बन गया, अब आगे क्या? बेरोजगारी जो है पूरे देश के अंदर 9% है कि मोदी नहीं तो कौन? 150 करोड़ के देश में क्या सिर्फ एक सफेद दाढ़ी वाला मोदी रह गया? ये कटवा कराया है। देश ना शरीयत से चलेगा ना मनुस्मृति से चलेगा, देश संविधान से चलेगा। अच्छा, कहाँ लिखा है बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में कि 4 लुगाइये 20 बच्चे? इतने उतावले मत हो, पेपर पकड़ना जरा भाई। शरीयत नहीं चलेगी, मनुस्मृति भी नहीं चलेगी, तुम्हारे जैसे 36 में यहाँ रखते हो चलेगी। तो आप ये बताइए, जब पूरे देश के अंदर रोजगार नहीं है, अर्थव्यवस्था की हालत खराब है, अर्थव्यवस्था खराब है तो लक्ष्मी नहीं आएगी, लक्ष्मी नहीं आएगा तो वैकुंठ नहीं होगा, वैकुंठ नहीं होगा तो राम नहीं आएंगे, तो राम राज्य की परिकल्पना सिद्ध कैसे होगी? इस विचारधारा की सरकार हटेगी। किसी को राजा बनाने का चुनाव नहीं है। तो विचारधारा इंडिया अलायंस की बेहतर है, अच्छी, बिल्कुल बिल्कुल वही विचारधारा है जो देश को आगे ले जा सकती है। जो बिहार के अंदर अभी जातिगत गणना हुई थी, क्या वो ऐसी गणना मोदी जी बीजेपी शासित प्रदेशों में करवाएंगे? नहीं करवाएंगे। देश मनुस्मृति से नहीं चलेगा, देश संविधान से चलेगा। अगर मनुस्मृति के लिए कुछ बोला और राम के लिए बोला, बिल्कुल देश में राम राज्य आएगा। शादी करोगे राम की कृपा से एक हो जाए, बहुत 1 मिनट बहुत आप इस्लाम कबूल कर लो, आप 4 कर लोगे। कि हिंदू समाज के अंदर एक बहुत बड़ी बुराई है कि जो कन्या भ्रूण हत्या जो है ना, वो बहुत भाई साहब यही सनातन धर्म है, यही सनातन धर्म है जिसमें कन्या को पूजा जाता है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में ये बताना चाहता हूँ कि कुछ हिंदू होकर भी अपने धर्म की बेइज्जती कराने पे उतरे हुए हैं। समझदार होकर भी ना समझदारी वाली बात करते हैं। वो तो अच्छा है दिल्ली का दीपक जो उनको अच्छी तरह समझा देता है। लेकिन दोस्तों, अपने धर्म की जितनी सुरक्षा करोगे उतनी ही सुरक्षा तुम्हारी माँ बहनों की होनी है, ना कि किसी और की होनी है। योगी मोदी क्या, जब तक योगी मोदी हैं तब तक देश सुरक्षित है, हमारी माँ बेटी सुरक्षित है। जब तक ये नहीं तो कुछ भी नहीं। बाकी दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये कह रहे हैं कि बेटियों की हत्या हो रही है वहाँ पे। भाई साहब, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। नमस्ते, मेरा नाम नीतीश ठाकुर। एक बार फिर आप खबरें भारत देखना शुरू कर चुके हैं। 2024 का चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, वैसे ही देश में एक अलग प्रकार की राजनीतिक तरीके शुरू हो गए। हर तरीके से राजनीति का प्रयोग किया जा रहा है कि भाई साहब 24 में हमारी सरकार बन जाए। और ऐसे में युवाओं से बात करेंगे, क्या लगता है 24 में किसका पलड़ा भारी लग रहा है? देखिए, 24 में सबसे पहले तो जो चुनाव होना चाहिए वो अर्थव्यवस्था के नाम पे होना चाहिए। आप देखिए, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में सरसंघचालक मोहन भागवत ने क्या कहा था कि राम मंदिर तो बन गया, अब आगे क्या? राम राज्य और जो विकास की बात जो है वो कैसे होगी? तो आप ये बताइए, जब पूरे देश के अंदर रोजगार नहीं है, अर्थव्यवस्था की हालत खराब है, अर्थव्यवस्था खराब है तो लक्ष्मी नहीं आएगी, लक्ष्मी नहीं आएगा तो वैकुंठ नहीं होगा, वैकुंठ नहीं होगा तो राम नहीं आएंगे, तो राम राज्य की परिकल्पना सिद्ध कैसे होगी? आप ये देखिए, बेरोजगारी जो है पूरे देश के अंदर 9% है, सबसे हाईएस्ट बेरोजगारी 57 सालों में है। आप ये देखिए, जीडीपी पे ये डाटा झूठ बोल रहे हैं, 4% के करीब जीडीपी चल रहा है, फिस्कल डेफिसिट बढ़ा हुआ है, पॉवर्टी इंडेक्स में इंडिया की रैंक देख लो, हंगर इंडेक्स में देख लो। तो मोदी सरकार ने बेड़ा गर्क करा है, इस सरकार को जाना चाहिए। एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि जैसे अभी आपने हंगर इंडेक्स की बात करी, मैं बाकी सवालों के आपको बिल्कुल सही ठहरा सकता हूँ, लेकिन मुझे हंगर इंडेक्स के बारे में बताइए। उसी हंगर इंडेक्स में पाकिस्तान जो है वो हमसे ऊपर दिखाया गया है और हिंदुस्तान नीचे। तो ये पैमाना आपको किस हद तक से? हंगर इंडेक्स को यूट्यूबर ने नहीं दिया, हंगर इंडेक्स दिया यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ 2 संस्थाएं, कंसर्न चाइल्ड वेट अंडर द एज ऑफ 3 to 5 होता है, चाइल्ड नरिशमेंट होता है। तो इस तरह के जो क्राइटेरिया, इसमें जो क्राइटेरिया के अंदर इंडिया की रैंक पाकिस्तान से खराब है। पर आप जो है बिल्कुल अशिक्षित और अनपढ़ों की तरह बात करोगे कि आटा दाल, वो नहीं है। हंगर इंडेक्स के अंदर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, हंगर इंडेक्स के अंदर चाइल्ड नरिशमेंट है, हंगर इंडेक्स के अंदर वेट अंडर द एज ऑफ 3 to 5 है। उसके अंदर भारत की जो है रैंकिंग खराब है। किसने दिया? ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ी हुई कंसर्न वर्ल्ड वाइड ने दिया है। हाँ। एक बात और मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे अभी आपने कहा कि मोदी सरकार ने बेड़ा गर्क कर रखा है तो इसको हटना चाहिए। हाँ। एक सवाल इसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से पूछा जाता है कि मोदी नहीं तो कौन? 150 करोड़ के देश में क्या सिर्फ एक सफेद दाढ़ी वाला मोदी रह गया? भैया ये बताओ, जब 2004 का चुनाव हुआ था तो किसी को नहीं पता था कि मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनेंगे, पर रातों रात एक अर्थशास्त्री आ गया, मतलब रातों रात तो नहीं, मतलब एकदम से एक नाम सामने आ गया। तो जब ये सरकार हटेगी तो अभी भी भारत के अंदर सक्षम नेतृत्व है, भारत माता जैसे पैदा कर सकती है, भारत माता महात्मा गांधी और जवाहरलाल जैसे बिल्कुल जैसे एक अच्छे अर्थशास्त्री को आना चाहिए, चाहे वो रघुराम राजन हो, अमर्त्य सेन हो, और भी बहुत सारे जो अच्छे अर्थशास्त्री हैं उनको आना चाहिए।
ना कि किसी राजनेता को। कांग्रेस के ही एग्जांपल ले लेते हैं क्योंकि विपक्ष में वही सबसे बड़ी पार्टी है। तो वो तो खड़े होकर के ये नहीं कह रहे हैं कि भाई साहब हम खड़गे को नहीं लाएंगे या फिर मैं नहीं बनूंगा प्रधानमंत्री। वो तो ऐसा तो कह नहीं रही है कि भाई साहब रघुराम राजन को प्रधानमंत्री बना दो। क्या आपको पता है 2004 का जब चुनाव था तो मनमोहन सिंह ने चुनाव नहीं लड़ा था? मनमोहन सिंह, लेकिन इस बार खड़गे चुनाव लड़ रहे हैं। सुनिए तो सही, मेरी बात तो सुनिए। इस बार खड़गे चुनाव लड़ रहे हैं कि नहीं, पहले मुझे ये बताएं। मेरी पूरी बात। उन्हीं के, एक सेकंड भाई साहब, उन्हीं के फेस पे चुनाव लड़ा जा रहा है। नहीं, पहले मेरी पूरी बात सुनिए। पूरी बात 2004 में मनमोहन सिंह भी प्रधानमंत्री कैंडिडेट नहीं थे ना, उन्होंने चुनाव लड़ा था 2004 का, वो राज्यसभा से आए थे। तो जब जो है इस विचारधारा की सरकार हटेगी और एक सही धर्मनिरपेक्ष अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाली और सबको एक साथ लेके चलने वाली विचारधारा आएगी तो एक अच्छा नेतृत्व, एक अच्छा चेहरा भी आपके सामने आ जाएगा। देखिए खड़गे बहुत अच्छे नेता हैं, उनकी अपनी एक राजनीतिक पैठ है, पर मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि एक अच्छे अर्थशास्त्री को आना चाहिए। आपने बहुत अच्छी बात कही, मैं भी आपकी इस चीज़ से बिल्कुल मैं मानता हूं कि ठीक है आप अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताइए कि कांग्रेस जो है अभी विपक्ष में तो वही खड़ी है, आपके हिसाब से एक अच्छा अर्थशास्त्री आना चाहिए, तो कांग्रेस तो कोई अर्थशास्त्री पेश कर नहीं रही है कि भाई साहब इसे हम प्रधानमंत्री बनाएंगे। वो तो अच्छा, नाम बताइए। नहीं पता है, रघुराम राजन भी राज्यसभा से लाए जाएंगे और भी बहुत सारे जो अच्छे अर्थशास्त्री वो लाए जाएंगे। प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन है कांग्रेस की? देखिए किसी इंडिया अलायंस की तरफ से कौन है? देखिए आप यही आपकी समस्या, आप व्यक्तिवाद की बात करते हैं, हम बात करते हैं विचार। भाई साहब उम्मीदवार, एक सेकंड, मैं उम्मीदवार की बात कर रहा हूँ। देखिए कांग्रेस अकेले तो चुनाव लड़ नहीं रही, कांग्रेस अलायंस में लड़ रही है, इंडिया अलायंस के अंदर बहुत सारे लोग हैं। तो आप जो है व्यक्तिवाद की जो बात करते हैं ना कि ये किसी को किसी को राजा बनाने का चुनाव नहीं है, ये चुनाव है जो है ये विचारधारा की आप बात करिए, आप उसकी बात करिए जो अर्थव्यवस्था को अच्छा करेगा, जो सामाजिक न्याय लेकर आएगा, आप उसकी बात करिए। आप व्यक्तिवाद पे मत जाइए, आप जा रहे हैं व्यक्तिवाद पर। आप चाहते हैं कि मैं कोई एक ऐसा नाम ले दूं और फिर शोर मच जाए। भैया नहीं, मैं शोर की बात नहीं कर रहा हूँ, व्यक्तिवाद से ऊपर होती है, आप विचारधारा की बात करो। चुनाव जब दो विचारधारा इंडिया अलायंस की बेहतर है, अच्छी, बिल्कुल वही विचारधारा जो देश को आगे ले जा सकती है। मोदी की सांप्रदायिक जातिवादी वैमनस्यपूर्ण जो विचारधारा है उसने देश का जातिवादी भी है, धर्म। कैसे जातिवादी, कैसे कोई एक बयान कोट कीजिए। देखिए जातिवाद की आप जो बिहार के अंदर अभी जातिगत गणना हुई थी, क्या वो ऐसी गणना मोदी जी बीजेपी शासित प्रदेशों में करवाएंगे? नहीं करवाएंगे। क्यों नहीं करवाएंगे? एक फैक्टफुल सवाल पूछना चाहूंगा। जातिवादी विचारधारा नरेंद्र मोदी की है और जातिवाद की राजनीति कर कौन रहा है? बिहार में किसकी सरकार के अंतर्गत ये सर्वे हुआ था? एक मिनट, जाति का सर्वे होना अधिक, पूरा सवाल सुनिए, जाति का सर्वे जो होना ज्यादा जरूरी था या फिर इस चीज का सर्वे होना वहां पे ज्यादा जरूरी था कि 30,000 से अधिक स्कूलों के पास उनकी जमीनें नहीं है, वहां पे 40,000 से अधिक स्कूलों के पास बेंचेस नहीं है, लोग बच्चे टाट पट्टी पे बैठते हैं। आप नीतीश कुमार की जो कुव्यवस्था है उसकी बात कर रहे हो, पर आप ये, मैं तेजस्वी यादव की भी कुव्यवस्था की बात कर रहा हूं। ठीक है आप कर रहे होंगे, पर एक मिनट, पर जो है जातिगत जो गणना है, इसीलिए हम कहते हैं इस तरह की जातिगत गणना फायदा क्या है इससे? ये होगा 1 सेकंड भाई साहब, हाँ बिल्कुल मैं मौका दे रहा हूं आपको। 5 फायदे ये भाई साहब मुझे जातिगत जनगणना के यहाँ पे खड़े होकर के बताने वाले हैं, ठीक है? गौर से सुनेगा हर कोई, ठीक है? 5 जातिगत जनगणना के फायदे बताइए। 5 मैं फायदा आपको बता रहा हूँ। जातिगत व्यवस्था का फायदा ये है कि अभी जो है पहले तो जो ये डिस्प्यूट हो रहे हैं ना, जो जातियों के बीच में डिस्प्यूट हो रहे हैं कि हरियाणा में जाट आरक्षण की मांग कर रहे हैं, गुजरात में पटेल उसकी मांग कर रहे हैं, तो पहली बात तो जब ये जातिगत गणना होगी तो उससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनको सामाजिक न्याय नहीं मिला है, कौन से ऐसे लोग हैं जिनको जो है आर्थिक न्याय नहीं मिला है। जब ये गणना होगी तभी तो मेरे भाई पता चलेगा। ये पता करने के लिए जातिगत गणना करना बहुत आवश्यक है। इससे जो है देश और समाज की जो पिक्चर है वो सबके सामने आएगी। उसके बाद मंडल कमीशन की आप बात करिए। नहीं पहले अब मेरी बात तो सुनिए भाई साहब, मौका दे रहा हूं आपको। नहीं, मौका सुन लीजिए, बात सुन लीजिए। ये भाई साहब कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना करवाने से फायदा ये होगा कि कौन सी जाति कमजोर है ये इससे पता लगेगा। भाई साहब आप, हाँ, आर्थिक और सामाजिक न्याय किसको नहीं मिला है? भाई साहब आर्थिक न्याय का सर्वे जातिवाद के अनुसार हो सकता है या फिर एक ब्राह्मण का बच्चा गरीब नहीं हो सकता? ये बताइए मुझे। क्या एक राजपूत का बच्चा गरीब नहीं हो सकता है? क्या इनको जवाब देने के लिए आप ही बहुत अच्छे हैं वैसे तो, बाय द वे। ये क्या बनिया का बच्चा गरीब नहीं हो सकता है? क्या ब्राह्मण के बच्चे सरकारी स्कूलों में नहीं जाते हैं? क्या उनके घर पे 2 वक्त की रोटी की कमी नहीं हो सकती है? इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि सब तस्वीर साफ हो जाएगी। आप साफ होने चाहिए। आप नहीं, 1 सेकंड सुनिए, ये भाई सुनिए। संवैधानिक न्याय की भी तो आवश्यकता। आप 1 सेकंड, अरे नहीं सुनिए पहले पूरी देश मनुस्मृति से नहीं चलेगा, देश संविधान से चलेगा। आप मेरी बात सुनिए, अब चलिए चाहे अब ये बात करें सब, मैं यहीं आ रहा था, देश चलेगा
देश चलेगा, यार ये देश चलेगा, संविधान से, देश चलेगा, संविधान से। जो थुकी हुई बिरयानी खाते हैं भीमटा वाले, उसके बाद पहले सुन लो ना 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 ना, ये देखो ये देखो ये देखो ना ना, अगर तुम्हारे को कसम होगी ना, गलत 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 गलत, या तो बोलो मेरा मोह मोह हो गया, या तो बोलो मेरा मोह मोह हो गया। आप एक बात बताइए, इंसानी करेंगे, वैचारिक वैचारिक इंसानी करेंगे, मेरे को पूरा बोलने का। ये भाई साहब मेरे आगे हाथ जोड़ रहे हैं, बिल्कुल जोड़ रहा पड़े, ये भाई साहब मेरे आगे हाथ जोड़ रहे हैं, अभी मैंने कुछ बोला नहीं है, अभी मैंने एक सेकंड, एक सवाल भाई साहब, बोल रहे हैं देश चलेगा संविधान से, संविधान के, एक सवाल है भाई, एक सवाल, संवैधानिक तौर पे ही कल बुलडोजर चल रहा था वहाँ पे, तो वो बाबा साहब अम्बेडकर के आंखों में कितने आंसू आए होते हैं जब एक मुस्लिम कहता है कि मैं शरीयत से चलूंगा, सुन लो, मगर तलाक तलाक तलाक, अभी पहले सुन लो, इतना उतावले मत हो, इंडियन एलायंस में पूरा बोलने का मौका देना, ये आपसे आपसे विनती है, पूरा मौका देंगे, पूरा आप मुझे अपनी बात रखने का मौका दें, आप पूरा हाथ भी जोड़ रहे हो, इज्जत भी जोड़ रहे हो। सर आप पढ़े, मैंने आपसे ये पूछा, मैंने आपसे ये पूछा, देश संविधान से चलेगा, कोर्ट किसका है? संविधान से है, कोर्ट किसका? बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या लिखा है? संविधान, मानते हो? मगर जब बात आती शरीयत में, तो साथ बैठ के थुकी हुई बिरयानी कैसे खा लेते हो? भैया इन्होंने करी शरीयत, क्या शरीयत और संविधान के अंदर, एक प्रश्न का स्पष्टीकरण दे रहा हूँ, शरीयत और संविधान में कोई एक ऐसी आयत शरीयत की बता दो जिसका संविधान से टकराव हो, पर ये बताइए संविधान में मेरे कोई एक ऐसे आर्टिकल बता दो जिससे शरीयत में टक्कर हो। देश ना शरीयत से चलेगा ना मनुस्मृति से चलेगा, देश संविधान से चलेगा। 57 इस्लामिक कंट्री शरीयत से चल रही है, पहले सुन लो, पहले सुन लो, अभी तक मैं, अब आप सुन नहीं रहे हो और बात मत काटना। 57 इस्लामिक कंट्री चल रही है शरीयत से, हम बाबा साहब अम्बेडकर को इज्जत दे रहे हैं और आप कह रहे हो कि एक कानून ऐसा बता दो। आपका शुभ नाम क्या है? ओजस अग्रवाल। क्या? अग्रवाल, ओजस ओजस। आपके, आप सनातनी हो, कितनी शादियां करोगे? सर देखिए संविधान, मैंने फिर संविधान आ गया, कितनी देखिए ये एक 3 4 कहाँ लिखा है बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में कि 4 लुगाइये 20 बच्चे, मगर मोदी जी, जवाब दूंगा, मैं जवाब, हेलो अग्रवाल साहब, लिसन, अग्रवाल, ओ इतने उतावले मत हो, टेबल पकड़ना जरा भाई, अब पकड़ना, इतने उतावले मत हो, कितनी शादी करोगे? राम की कृपा से एक हो जाए बहुत। 1 मिनट, बहुत, आप इस्लाम कबूल कर लो, आप 4 कर लोगे, क्यों नहीं करोगे? मेरे को जवाब तो देने दो भैया। आप इन्होंने कहा कि शरीयत में ये अनुमति है कि 4 शादी हो सकती है, इन्होंने यही कहा। हाँ। पर आप संविधान में कहाँ लिखा है? मेरी बात सुनिए, देश, अब पूरा बात तो सुनिए। अरे मुस्लिम लॉ बोर्ड सुना है? पहले मेरे को, शरीयत नहीं चलेगी, मनुस्मृति भी नहीं चलेगी, तुम्हारे जैसे 36 में यहाँ रखते हो अपने, चलेगी। और सुन, अगर मनुस्मृति के लिए कुछ बोला और राम के लिए बोला, बिल्कुल ही बोला, देश में राम राज्य आएगा। और सुन, संविधान से अपने जाके पिताजी को बोलियो, संविधान से, आज रोटी देने से पहले 4 बार सोचेंगे। एक बार अब्दुल चाचा के लिए बोल के दिखाओ। नहीं।